नमस्कार। साहित्य तक के साप्ताहिक कार्यक्रम बातें मुलाकातें में आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने लेखक, कथाकार, नाटककार, फिल्मकार, चित्रकार, संपादक, प्राध्यापक और विश्व पर्यटक श्री असगर वजाहत जी। वजाहत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका आभार बहुत बहुत। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि अपने लेखन से समूची कई पीढ़ियों को, समूचे 3-4 दशकों को प्रभावित करने वाले वजाहत साहब आज भी सोशल मीडिया की सबसे ताकतवर और प्रमुख हिंदी शख्सियतों में है। आपका जन्म 5 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ। आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया। आप दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में अध्यापन से जुड़े और श्रोताओं को हमारे पता होगा, हमारे दर्शकों को यह पता होगा कि यह तीनों ही विश्वविद्यालय देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र हैं, जहां संस्कृति, साहित्य, भाषा और समाज के अलावा मीडिया और नाटक, फिल्म जगत, हर तरह की शिक्षा का समुन्नत केंद्र है, विचार और चिंतन का केंद्र है। इसके अलावा जामिया मिलिया में अध्यापन के अलावा आप हंगरी में 5 साल तक बुडापेस्ट में रहे और वहां अध्यापन किया। यूरोप और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिया, अकादमिक टूर पर रहे और आप ऐसे लेखक प्राध्यापक हैं जिनकी इच्छा है कि अगर उनका बस चले तो वो पैदल कदमों से पूरी दुनिया को नाप दें, समूची धरती को, हर शहर को देख लें, हर देश को देख लें। आपने विविध विधाओं में लेखन किया। आपकी 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 5 उपन्यास, 1 उपन्यासिका, 8 पूर्णकालिक नाटक, 4 यात्रा संस्मरण, 1 नुक्कड़ नाटकों का संग्रह और हिंदी उर्दू की प्रगतिशील कविता पर एक आलोचना पुस्तक भी शामिल है। आपकी कृतियों का अगर मैं कुछ नाम गिनाऊं, कुछ का गिनाऊंगा, क्योंकि अगर सभी कृतियों का नाम मैं सुनाने लगूंगा तो पूरा एक एपिसोड इसी में हमें देना पड़ेगा। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें उपन्यास में 7 आसमान, पहर दोपहर, कैसी आग लगाई, बरखा रचाई, धरा अंकुराई, उपन्यासिका मनमाटी, कहानी संग्रह दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहां कुछ, मैं हिंदू हूं, मुश्किल काम और डेमोक्रेसिया, लघु कथा संग्रह जो है भीड़ तंत्र काफी चर्चित रहा। इसके अलावा प्रतिनिधि कहानियां, प्रिय कहानियां, श्रेष्ठ कहानियों के नाम से बहुत सारी कहानियों का आपके संकलन अलग अलग प्रकाशकों ने समय समय पर छापा है। आपके नाटकों में फिरंगी लौट आई, इन्ना का आवाज, वीर गति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्या ही नहीं, अकी, गोडसे एट गांधी.com, पाकिट मार, रंगमंडल खूब चर्चित हुआ और कई रंगमंचों पर दुनिया भर में कई भाषाओं में इन नाटकों का मंचन भी हुआ है। इसके अलावा वजाहत साहब के 8 नाटकों का एक संकलन और 14 नुक्कड़ नाटकों का एक संग्रह सबसे सस्ता गोश्त नाम से प्रकाशित हुआ है। आपके यात्रा वृतांत चलते तो अच्छा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, रास्ते की तलाश में, 2 कदम पीछे भी, इस नाम से यात्रा संस्मरण आ चुके हैं। विविध विधाओं पर लिखी पुस्तकों में पर जैसे धारावाहिक बूंद बूंद, निबंध ताकि देश में नमक रहे, बाकरगंज के सैयद, सफाई गंदा काम है, इस तरह की पुस्तकें काफी रही हैं। मैं अध्यापन, लेखन और अखबार और सोशल मीडिया पर स्तंभ भी आपने लिखा है। बहुत सारी पत्रिकाओं के अतिथि संपादक रहे हैं, जिनमें साहित्यिक पत्रिका हंस का भारतीय मुसलमान वर्तमान और भविष्य विषय पर आधारित विशेषांक रहा है। वर्तमान साहित्य का जो है प्रवासी साहित्य पर केंद्रित विशेषांक रहा है। कुछ फिल्मों की पटकथा भी लिखी है आपने, कुछ धारावाहिक और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से भी जुड़े रहे और रचनाओं के भारतीय भाषाओं के अलावा दुनिया की बहुत सारी विदेशी और प्रसिद्ध भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। वजाहत साहब को अपने लेखन कर्म के लिए दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा सम्मान शलाका सम्मान, इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी और दूसरे कथायुग के सम्मान, इस तरह के कई पुरस्कार मिले हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि वजाहत साहब का सबसे बड़ा सम्मान है
उनके हमारे जैसे पाठक जो पिछले 3 दशकों से उनके लेखन कर्म पर बहुत ही बारीक बहुत नज़र बहुत रखते हैं। धन्यवाद। इसलिए मैं अभी और ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। मैं वजाहत साहब से यह पूछना चाहूँगा, उनके बचपन से शुरू करेंगे कि आज जो असगर वजाहत जी हमारे सामने हैं, उनका निर्माण, उनकी निर्मिति कैसे हुई? उनका बचपन कैसे बीता? किस माहौल में बीता? पढ़ाई-लिखाई कैसे हुई? कई हिस्सों में हम बातचीत करेंगे, इसलिए पहले बचपन से शुरू करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद बंधु, बहुत धन्यवाद और बात करने के लिए और मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं दूसरे हिंदी के पाठकों से, प्रेमियों से जुड़ सकूँ, उसके लिए आपने मौका दिया, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने बचपन के बारे में पूछा है, तो देखिए बचपन की यादें जो हैं वो खुश भी करती हैं और कभी दुखी भी करती हैं, दोनों बातें होती हैं। जी। क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, जो टूट गया सो छूट गया, कब अश्विन से जुड़ सकता है, तुम नाहक टुकड़े चुन-चुन कर दामन में छिपाए बैठे हो। क्या बात! क्या तो बात! ये जो अतीत के टुकड़े हैं, इनको हम छिपाए बैठे रहते हैं। ये कभी हमें आनंद देते हैं, कभी मज़ा देते हैं, कभी हमें तकलीफ भी देते हैं, कभी ये जी, चुभते भी हैं, चुभते हैं। जी, तो अब मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे मेरा बचपन जहाँ बीता, अब वो जगह वैसी नहीं है जैसी थी। ज़ाहिर-सी बात है कि जगह बदलती हैं, परिवर्तन जो है वो हमेशा होता है, हर जगह होता है। तो वो बदल चुकी हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊँगा जो मेरे बचपन में जो मैंने देखा, जो मैंने आँखें खोली। जी, देखिए, फ़तेहपुर शहर है, एक छोटा-सा शहर है जिसको आप उस ज़माने में कस्बा भी कह सकते थे, कस्बा था, कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। और एक बहुत ही शांति और बहुत ही एक सामान्य-सा ठहरा हुआ जीवन था और इस ठहरे हुए जीवन से भी अधिक ज़्यादा ठहरा हुआ जीवन था जहाँ मैं रहता था। ये शहर के बाहर, शहर से कुछ हटकर ये एक ऊँचा-सा टीला-सा था, जिसके ऊपर 3 मकान बने हुए थे और इसको आम तौर से लोग किला नाम से पुकारते थे, तो शायद ये कभी किला रहा होगा, लेकिन अब वो किला नहीं था बल्कि उसके ऊपर मकान बन गए थे। चारों तरफ जो चढ़ाई थी टीले की, उसके ऊपर बहुत घने पेड़ और घनी झाड़ियाँ थीं। ख़ास तौर से पीपल और शीशम और बबूल के बहुत से पेड़ थे और उसके बाद बड़ी घनी झाड़ियाँ थीं। तो नीचे से ये दिखाई नहीं देता था कि ऊपर क्या है। यानी ऊपर जो मकान बने हुए थे वो छिपे रहते थे नीचे वालों की निगाहों से। जी, चढ़ाई के नीचे जो है कि 3 तरफ जो है वो गहरे तालाब थे। उन तालाबों में जो है वो ख़ास तौर से जो तोते हैं, तोते उनके ऊपर उड़ा करते थे। इसलिए उड़ते थे तोते कि उन तालाबों के पीछे अमरूद के बाग थे। और आप जानते हैं कि तोतों को अमरूद बहुत पसंद है, अमरूद बहुत बहुत पसंद। खाते हैं तोते, है ना? जी, 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 तो तोते उड़ा करते थे और घर के अंदर का वातावरण ये था कि हमारे दादाजी ज़मींदार थे बहुत पुश्तों से और ज़ाहिर-सी बात है कि वो कुछ अपना देखभाल करते थे अपने जो जायदाद की और उनका जीवन अलग से था। वो घर के बाहर रहते थे, कभी अंदर जाते नहीं थे। कभी साल में 1-2 बार अंदर जाते थे घर के और अपने काम करने वालों के बीच में वो दिन भर व्यस्त रहा करते थे और उनके अपने बड़े बहुत ही सख्त किस्म के दस्तूर थे, असूल थे। जैसे उनका एक असूल मैं बताऊँ आपको जो बड़ा रोचक था कि उनके नौकर जो हैं, जो काम करते थे उनके लिए
वो अगर दोपहर को सो रहा है तो उसको कोई जगा नहीं सकता था। अच्छा। हाँ, उनका ये कहना था कि वो आराम कर रहा है और उसको पूरे आराम की ज़रूरत है। इसलिए उसे कोई जगाएगा नहीं, चाहे जितना जैसा भी काम हो किसी और से कराओ या अपने आप करो, लेकिन उसे कोई नहीं उठाएगा। तो उनका ये एक मानना था। अच्छा, नौकरों के बारे में ये था कि जो एक बार आ गया वो फिर जीवन भर रहता था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो चला जाए कहीं, है ना? वो तो कैसे लोग जो जाएगा आते थे, हाँ, जो काम करने आते थे वो पूरे जीवन का समझौता करके आते थे कि अब जी। हमें पूरा जीवन यही काटना है ना? उनके एक मुंशी जी थे, मुंशी जी ने भी पूरा जीवन काटा वहाँ, कहीं उनको ना इनको उनसे कभी शिकायत हुई, ना उनको इनसे कभी शिकायत हुई, क्योंकि दोनों का ये मानना था कि ये ऐसे संबंध हैं जो शिकायतों से टूट नहीं सकते। ये ऐसे संबंध हैं जो हम बने ही रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक ये बने रहेंगे। तो इस तरह के उनके जो है मूल्य थे। हमारे पिताजी जो हैं वो थोड़ा खेती-बाड़ी में रुचि लिया करते थे, ज़्यादा नहीं। और हमारी माताजी जो हैं उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो उर्दू के जो क्लासिक्स हैं, उनको वो पढ़ती थीं और कभी-कभी हम लोगों को भी सुनाती थीं। तो उससे हमारी रुचि जो है वो पढ़ने-लिखने में पैदा होना शुरू हुई। घर में हमारे फूफियाँ यानी हमारी बुआएँ, 3 जी, जी। बुआएँ थीं और वो उर्दू की पत्रिकाएँ मँगाती थीं। उस ज़माने में एक उर्दू की पत्रिका निकलती थी, खातून मशरिक, यानी पूर्व की महिला, है ना? पूर्वी महिला, कुछ इस तरह जी। की। तो वो मँगाती थीं और उसमें जो छपता था, वो भी कभी-कभी जो है वो सुनने के लिए मिल जाता था। बड़ी बुआ जो थी हमारी, वो अपने समय में उस समय में उन्होंने हाई स्कूल पास किया था, जो उस समय महिलाओं के लिए बहुत बड़ी ऊँची शिक्षा मानी जाती थी। जी, जी। और उनको साहित्य के अलावा संगीत से भी रुचि थी बहुत। तो उन्होंने एक ग्रामाफ़ोन खरीदा था बहुत बड़ा। उस ज़माने में बहुत बड़े-बड़े ग्रामाफ़ोन आते थे जी। और ग्रामाफ़ोन घर के ऐसे कमरे में बिल्कुल किनारे वाले कमरे में रखा गया था जहाँ दादाजी कभी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको संगीत से बहुत चिढ़ थी और वो नहीं मानते थे कि संगीत कोई अच्छी चीज़ है। तो उनसे उससे बचा के वो रखा जाता था कि वो कभी ना देख पाएँ, ना उनके कान में आवाज़ जाए इसकी। तो घर इतना बड़ा था कि वो उनके कान में आवाज़ कभी जाती नहीं थी। वो बहुत अलग बैठते थे, वहाँ बाहर रहते थे। तो इस तरह से ये माहौल था, जहाँ सारी चीज़ें बहुत तय थीं। कुछ भी नया नहीं हो पाता था, होता बहुत सालों के बाद कोई नया मेहमान आता था। तो इस तरह से ठहरी हुई सी ज़िंदगी थी और प्रकृति से बहुत गहरा रिश्ता था। तो मेरा बचपन जो है वो फूलों के साथ, चिड़ियों के साथ, फलों के साथ बहुत बीता। हम लोग बचपन में जो है वो साँप की केचुल इकट्ठा करने का काम, स्याही के काँटे जमा करने का काम, लासा बनाने का काम बुलबुल को फँसाने के लिए, उसके बाद जो है गोंद खाने का काम, जंगल जलेबी, मकोई, इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि चारों तरफ हमारे यही था, है ना? जी, तो जी। ये प्रकृति से जो नज़दीकी रिश्ता था वो बना। इस बीच ये हुआ कि हम लोगों की पढ़ाई की जाए, हमें हमें पढ़ाया जाए। जी, जी। तो हमें पढ़ाने के लिए एक टीचर रखे गए, तो वो टीचर आते थे, तो पढ़ाते थे। जब वो पढ़ाते, हम 2 भाई हम थे, दोनों भाई उनसे पढ़ते थे। जी। तो वो जब पढ़ाते थे तो मैं सोचा करता था दूसरी चीज़ों के बारे में, जैसे कमल के फूल के बारे में, अमरूद के बाग के बारे में, कुराही हो रही है उसके बारे में, ये सब सोचता था और वो पढ़ाते रहते थे।
पढ़ाते-पढ़ाते वो पूछते थे कि समझ में आ गया? तो मैं कहता था कि हाँ, आ गया। तो वो मेरे जी, ऊपर बहुत विश्वास करते थे, बड़े अच्छे अध्यापक थे, बड़ा विश्वास करते थे छात्रों के ऊपर। तो वो मान लेते थे कि हाँ, समझ गए, है ना? और स्कूल में नाम लिखाया गया, तो स्कूल में मेरा छोटा भाई मुझसे 1 साल से ज़्यादा छोटा था, जी। लेकिन हम दोनों का नाम एक ही क्लास में लिखवाया गया ताकि इनको एक-दूसरे से सहारा रहेगा। हुँ, हुँ। मतलब ये स्कूल में घबराएँगे नहीं, एक-दूसरे को देख कर के इनको हिम्मत बंधेगी इनकी, है ना? जी, तो जी, हमें एक ही क्लास में नाम लिखवाया गया। स्कूल जाने का जो रास्ता था, वो घर के पीछे से सीढ़ियाँ उतरती थीं और वो तालाब के किनारे से और खेतों के बीच से होता हुआ एक अमरूद के बाग तक जाता था और अमरूद के बाग के बाद जो है वो फिर थोड़ी दूर पर स्कूल की इमारत थी। तो शुरू-शुरू में तो ये जब हम छोटे थे तो एक नौकर छोड़ने जाता था स्कूल। बाद में अपने आप जाने लगे। तो रास्ते में अमरूद खाते हुए, कुराही का पानी पीते हुए जाया करते थे। जी, ये सिलसिला था। अच्छा, स्कूल जो है सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल जी। था। वहाँ की पढ़ाई जो है वो अच्छी-बुरी क्या कह सकते हैं, लेकिन पढ़ाई थी बहरहाल, वहाँ पढ़ाई थी। और स्कूल में एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी से मुझे बड़ा आकर्षण था कि इसके अंदर कितनी अच्छी किताबें होंगी। लेकिन चूँकि मैं छोटी क्लास में था, तो मुझे लाइब्रेरी के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। ना वो किताबें वहाँ से ले सकते थे पढ़ने की। लेकिन ये कि अभी मुझे याद है कि शीशे की अलमारियों के अंदर किताबें देखता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचता, ओह! ये कितनी अच्छी अच्छी किताबें होंगी यहाँ पे, लेकिन वो कभी नहीं पढ़ पाया, है ना? तो इस तरह से स्कूल की शिक्षा प्रारंभ हुई और स्कूल में बहुत से दोस्त बने। उसके बाद वहाँ से एक स्कूल में आए जो कहलाता था नॉर्मल स्कूल। नॉर्मल स्कूल। नॉर्मल स्कूल उस ज़माने में हुआ करते थे। जी, नॉर्मल स्कूल के बाद जो है वो जो इंटर कॉलेज था वहाँ का, फ़तेहपुर सरकारी जो राजकीय इंटर कॉलेज था, वहाँ आ गए। तो इंटर कॉलेज से हाई स्कूल तक की पढ़ाई। तो इंटर कॉलेज की 2 बातें याद हैं। एक तो ये कि 8वीं में जो अध्यापक संस्कृत पढ़ाते थे, तो वो रूप याद करने के लिए दिया करते थे, रूप। हाँ, बालका तो बालको वो बालका। रूप याद नहीं हो पाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी याद करने में। तो वो जब सुनते थे रूप याद नहीं है, तो वो छड़ी हाथ के ऊपर छड़ी से मारते थे। तो मैं ये करता था कि मैं सुनाऊँगा तो गलत ही होगा, सही होगा नहीं, तो इसलिए हाथ ही बढ़ा दिया। मैंने कहा, भई मार लीजिए आप, हैं? क्या कर सकते हैं अब, हमें तो याद हुआ नहीं, हैं? तो वो अपना मार के उनको संतोष हो जाता था, तो वो अगले लड़के से भी पूछते थे, है ना? जी, दूसरी याद ये है कि जब हम हाई स्कूल में आए, तो हमसे कहा गया कि आप उर्दू पढ़ सकते हो तुम लोग। मैंने कहा, भई उर्दू तो हमने पढ़ी नहीं स्कूल में कभी। तो उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन हाई स्कूल में ऑप्शन है। हमने कहा, हम तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमें उर्दू आती नहीं। तो एक उर्दू के टीचर है जो बेचारे बहुत बुजुर्ग से थे, बड़ी उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी लंबी, जी। उर्दू पढ़ाते थे वो। तो उन्होंने हम लोगों से कहा कि अगर तुमने उर्दू नहीं पढ़ी, तो मेरी नौकरी चली जाएगी, है ना? अरे! जी, तो उर्दू ले लो। तो हमने कहा कि हम लोगों ने तो उर्दू आती नहीं, हमें बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अलिफ बे से पढ़ा दूँगा और पास हो जाओगे, लेकिन ले लो उर्दू। आप डेली उर्दू ले ली, मैंने, मेरे भाई ने, 2-3 और लड़कों ने। तो वो उर्दू का लेना इस माने में अच्छा रहा कि उर्दू साहित्य से बड़ी रुचि पैदा हुई। जी, और आप जानते हैं कि गज़ल वो पढ़ाते थे, जी। तो बड़े धार्मिक आदमी थे। तो गज़ल में जब आशिक-माशूक का ज़िक्र आता था, तो हम लोगों के चेहरों को देख कर के थोड़ा-सा हुँ, वो कहते थे कि ये तुम ये मत समझो, वो अल्लाह की तरफ इशारा है।
अल्लाह, भगवान, ईश्वर, खुदा। महबूब जो है वो कोई दुनिया का नहीं है, वो अल्लाह है, खुदा है ना? जी। तो ये मत समझो कि कोई जो है गली की लड़की है ना? हाँ। उसकी तरफ बात हो रही है, अल्लाह से बात हो रही है। तो हम लोग समझ जाते थे कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मौलाना। तो इस तरह से हाई स्कूल में रहे, और हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा जो मेरी कमज़ोरी या कमी थी वो गणित में थी, गणित नहीं आती, गणित। जी। तो गणित मेरी कभी समझ में नहीं आई, अब आजकल भी नहीं आती, गणित समझ में नहीं आई। तो वो सब ये मानते थे कि मैं हाई स्कूल में गणित में फेल हो जाऊँगा। जी। मैं भी ये मानता था, टीचर भी ये मानते थे, घर वाले भी मानते थे, मोहल्ले वाले भी मानते थे। सबका ये मानना था कि गणित में मैं फेल हो जाऊँगा, और हो ही जाता। लेकिन ये है कि कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मेरे सामने जो लड़का बैठा था, जो गणित कर रहा था, वो थोड़ा-सा दबंग टाइप का जो होता है उस ज़माने में, वो दबंग था अपने ज़माने का। तो उसने बड़ी मदद की मेरी, अपनी दबंगई में बड़ी मदद की, तो उस वजह से मैं गणित में पास हो पाया। तो अब आप ये देखिए कि अगर वो लड़का, वो दबंग लड़का वहाँ ना होता, तो शायद मैं आज आपके सामने भी ना होता। मतलब जीवन जो है वो कैसे-कैसे एक इत्तेफ़ाक कहते हैं, संयोग कहते हैं, इत्तेफ़ाकों पर, संयोगों पर चलता है। कोई एक चीज़ आपके जीवन में हो जाती है और उससे बहुत भारी आगे चल कर के बदलाव आता है। उस ज़माने में वो जलियांवाला बाग का चल रहा था, जी। शायद सेंटेनरी चल रही थी, क्या था? तो कहा वो फ़ाइल दीजिए इनको जलियांवाला बाग की, ये इनसे कहिए स्टोरी करें, है ना? मुझसे कहा बैठ जाओ, करो आप। तो वहाँ साहब ज़िंदगी में जो फ्रीलांसिंग फिर कहते हैं उसको, कि वो फ्रीलांसिंग हो गई। तो जी। वहीं पर फिर मंगलेश डबराल मिले, वो उस ज़माने में वहीं काम करते थे। वहीं दिल्ली के साहित्यिक सर्किल से जान-पहचान शुरू हुई। वहीं लोगों ने कहा कि सिर्फ़ पैट्रियट के लिए लिख कर काम नहीं चलेगा। तो दिनमान में गए, रघुवीर सहाय जी से मिले। हिंदुस्तान उसमें गए, साप्ताहिक में मनोहर श्याम जोशी से मिले। इस तरह से फिर दिल्ली में एक फ्रीलांसिंग का दौर शुरू हुआ। जिस फ्रीलांसिंग के दौर में काफ़ी सीखने को मिला, लेकिन ये पता चल गया अच्छी तरह से कि यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल साफ़ हो गया। ये बिल्कुल बात साफ़ हो गई कि नौकरी नहीं हुई। क्योंकि उस ज़माने में अखबार बहुत कम थे और कोई रास्ता था नहीं, चैनल-वैनल थे नहीं जैसे आप लोगों के लिए। तो चूँकि अखबार बहुत कम थे, इसलिए बहुत कम जगह होती थी और बहुत कम लोगों को नौकरी मिलती थी, और भी बहुत सी वजह थी। तो ये रहा साहब, तो ये दिल्ली का प्रारंभिक दौर है। आप फिर अध्यापन में कैसे चले गए? स्ट्रगल तो आपने बता दिया, आपका आपका जीवन वैसे किसी किस्से से कम नहीं है। जो जो आप बता रहे हैं, हर किस्सा, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो दिल्ली का शुरुआती संघर्ष हो, सब एक कहानी है अपने आप में। वहाँ से आप अध्यापन में कैसे आए? देखिए, जो काम मैं नहीं करना चाहता था शुरू में जीवन में, वही काम मुझे जीवन भर करना पड़ा, है ना? वो क्यों? इसलिए कि ज़ाहिर है कि फ्रीलांसिंग करते हुए ये पता लग गया था कि पत्रकारिता में नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी मिलना ज़रूरी है। इसी दौरान जामिया में एक हिंदी पढ़ाने की नौकरी सामने आई, तो उसमें मैंने फिर मजबूरी में, जब कोई रास्ता और नहीं था, तो अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसका भी एक किस्सा है, उसका भी एक मज़े का किस्सा है। लेकिन मैं आपको इतने किस्से सुनाऊँगा, आप बोर हो जाएँगे, कहेंगे यार ये क्या हर हर बात में एक किस्सा सुना देते हैं, है ना? तो अपॉइंटमेंट
तो वहाँ जो अपॉइंटमेंट हुआ वो कैसे हुआ, है ना? तो वो भी एक किस्सा। सिलेक्शन कमेटी कैसे हुई, है ना? लेकिन बहरहाल ये 71 की बात है। दिल्ली आ गया तो मैं 68 में 1968 में, जी। और 2 साल तक कोशिश करता रहा फ्रीलांसिंग में, इधर-उधर, यहाँ-वहाँ। बीच में घर भी लौट के चला गया, वहाँ राजनीति में भी चला गया, चुनाव भी लड़ लिया, चुनाव में हार भी गए, चुनाव में किस हार के पार्टी लौट से के फिर किस पार्टी से चुनाव लड़े थे और किस पद का? भैया चुंगी का चुनाव लड़े थे, चुंगी का। चुंगी। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ कहते हैं ना चुंगी के चुनाव, जी। है ना? तो चुंगी का चुनाव लड़े थे और 80 वोट से हार गए थे, क्योंकि हमारे जो विरोधी था वो एक घोसी था। घोसी जानते हैं ना? जी, जी। घोसी एक कम्युनिटी होती है जी, जी, जो पता है। ये दूध दूध का काम, हाँ। तो हुँ, घोसी की बिरादरी जो है चुनाव क्षेत्र में ज्यादा थी, है ना? हुँ, हुँ। तो घोसी जीत गया था, जो बिल्कुल अनपढ़ था घोसी, और मैं उसमें हार गया। तो अब मैंने कहा कि ये भी कामयाबी नहीं मिली यहाँ भी, चलो अब दिल्ली चलते हैं, नौकरी कर लें भाई चल के। हुँ, हुँ। तो राजनीति में भी नहीं कुछ दाल गल पाई, और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वरना आज की हालत आप देख रहे हैं, आज राजनीति की क्या हालत है ना? तो राजनीति भी नहीं हो पाई, तो फिर दिल्ली आके यहाँ की जामिया की नौकरी भी अप्लाई कर दिया। यहाँ मुझसे कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी में जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर मुजीब, वो साहित्य और इतिहास के इतने बड़े विद्वान हैं कि वो कैंडिडेट से ऐसा सवाल पूछते हैं कि अगर उसका जवाब कोई दे दे तभी नौकरी मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती, और आपको उनके सवाल का जवाब देना होगा। तो ठीक है साहब। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हिंदी उर्दू के प्रगतिशील कवियों पर काम कर रहे हैं। आप किसी प्रगतिशील कवि का कोई एक शेर सुनाइए और मैं आपको बिल्कुल वैसा ही, उससे मिलता-जुलता उन्हीं अर्थों का गालिब का शेर सुनाऊँगा। तो फिर आप ये बताइएगा कि गालिब प्रगतिशील क्यों नहीं हुए? गालिब को प्रगतिशील मानना पड़ेगा आपको। हुँ। अच्छा, मुझे ये मालूम था कि ये प्रोफेसर मुजीब जो हैं गालिब के ऊपर अथॉरिटी हैं। मुझे ये भी पता था कि गालिब महाकवि है। महाकवि के यहाँ सब कुछ होता है। जी, जैसे तुलसीदास महाकवि, जी। महाकवि के यहाँ सब है। तो मैंने कहा मैं कोई भी शेर सुनाऊँगा किसी भी प्रगतिशील कवि का, तो ये गालिब के शेर सुना देंगे और फिर कहेंगे कि बताइए गालिब प्रगतिशील क्यों नहीं? है ना? जी। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं आपके सवाल में एक छूट चाहता हूँ। हुँ, कहने लगे क्या? मैंने कहा कि मैं कोई कविता भी सुना सकता हूँ, है ना? हुँ। बजाय शायरी के कोई कविता सुनाओ, किसी प्रगतिशील कवि। वो कहा हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैंने फैज़ की एक कविता है 15 अगस्त पर, वो जी। सुनाई। और हुँ। फिर मैंने कहा साहब गालिब ने अगर 15 अगस्त पे कुछ लिखा हो तो, है ना? वाह! अरे वजाहत साहब, क्या तो मज़ेदार कहने बात। लगे हाँ, हाँ, कहने लगे हाँ, ठीक है, ठीक है। क्या हाँ, हाँ, मेरे सवाल का जवाब मिल गया मुझे, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। बाकी लोगों से कहा अब आप लोग सवाल पूछिए। हुँ, तो बाकी लोगों के सवाल तो बड़े आसान थे, उसमें कोई जी। दिक्कत थी नहीं। हुँ। उनका जवाब दे दिया और नौकरी मिल गई साहब, ये हुआ। आपने जो लेखन किया है, निश्चित रूप से जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इस रूप में स्थापित हो जाऊँगा, साहित्य जगत में जाके और मेरा लिखा हुआ इतना ज़्यादा शोहरत पाएगा और इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। आपने अपनी जो रचनाएँ आपकी हैं, वो निश्चित रूप से प्रगतिशीलता और इंसानियत के पक्ष में खड़ी होती हैं। आपकी जितनी भी रचनाएँ हैं, जो कुछ भी आपने लिखा है या तो कौमी एकता के लिए है, सौहार्द के लिए है या
समाज की वो सच्चाई है। जैसे हम अगर अभी आपके जीवन की बात कर रहे हैं, तो हर किस्सा एक किसी संदेश के साथ है। हर बात में एक किस्सा गोई है। यह एक अनूठा फन है जो आपके जीवन में उतर के आया है और वही आपकी लेखनी में भी उजागर होता रहा है। आपने क्या कभी सोचा था कि मैं इस रूप में मेरा जो नाटक है वह प्रसिद्ध होगा? मैं बतौर नाटककार नाटकों के प्रति इतना, रंगमंच के प्रति इतना आकर्षण कैसे हुआ? वो वही अलीगढ़ वाली बैकिंग थी या दिल्ली में आके आपने फिर से अपने को अलग ढंग से खोजा? देखिए, नाटक के प्रति आकर्षण की पहली जो मैं आपसे बात बताऊं कि जब मैं फतेहपुर में था बचपन में, जी, तो वहाँ शहर में वो आती थी नौटंकी। जी, और नौटंकी देखना हम लोगों के परिवार में हमारे लिए या बच्चों के लिए, लड़कों के लिए या सभी के लिए बहुत बुरी बात मानी जाती थी, बहुत खराब। जी, ये माना जाता था कि ये बहुत ही बाज़ारू किस्म का एंटरटेनमेंट है, खराब है, इसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन रात में उसके नगाड़े बजते थे, नगाड़े बहुत ज़ोर से, और जी, नगाड़े की आवाज़ दूर-दूर तक आती थी। तो मैं भी सुनता था नगाड़े की आवाज़, और मुझे ये बताया गया था कि एक मंच बनता है, उसके ऊपर अभिनेता आते हैं, वो कुछ अभिनय सा करते हैं। ये सब मैंने रामलीला में देखा था, रामलीला देखने जाता था। जी, रामलीला अलाउड थी, नौटंकी अलाउड नहीं थी, है ना? जी, तो एक अजीब-सा आकर्षण पैदा हो गया मंच के लिए, है ना? जी, तो इसकी शुरुआत तो वहाँ हुई। उसके बाद दिल्ली आए तो ज़ाहिर-सी अलीगढ़ में भी नाटक, वहाँ थिएटर क्लब था। उस थिएटर क्लब में जाना होता था और वहाँ अपने ज़माने के बड़े मशहूर अभिनेता जो हैं नसीरुद्दीन शाह, जी, ये भी जब मैं छोड़ रहा था तो ये वहाँ आए थे, है ना? जी, उसके बाद अलीगढ़ में तो फिर नाटक में काफ़ी रुचि पैदा हुई, और वो जो पुरानी इच्छा शायद बचपन में दब गई थी नौटंकी देखने की, तो वो उभर के सामने आई, और नाटक देखे भी और लिखे भी। अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या मुझे ये आशा थी, मुझे ये आशा नहीं थी। अब देखिए कि मुझे जी चाहता था कुछ लिखने का, मतलब मन था, यार मज़ा आता है ना? कुछ जी, लिखा जाए। और जैसे कि हर लिखने वाले के साथ होता है कि लिखने के बाद कहा उसने, "अरे वाह, वाह! क्या लिख दिया! हाँ, बहुत बढ़िया लिख दिया।" तो मेरे साथ भी होता था कि अरे वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छा लिख दिया, बहुत अच्छा। लेकिन वो धीरे-धीरे पता चलता था कि कितना अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे मान लीजिए ये जो नाटक है जिस लाहौर ने देखा, जी, लिखा था मैंने, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा सफल होगा। अभी इसके ऊपर राजकुमार संतोषी फ़िल्म बना रहे हैं, है ना? जी, जी। बधाई हो। फीचर फ़िल्म बन गई, हाँ। जी, और ये भारत की बहुत सी भाषाओं में हुआ, विदेशों में हुआ, और काफ़ी लोगों ने पसंद किया। मुझे उम्मीद नहीं थी। ये था कि हम हाँ, लोग ठीक है, हम अच्छा हुआ लोगों है ने काम, लेकिन हम लोगों ने आपका नाम बाद में जाना, इस नाटक का नाम पहले जाना। हाँ, ये सब भी हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है, जी, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, देखिए रचना जो है वो अपना अस्तित्व उसका अलग बन जाता जी, है ना? जी, मेघदूत का अस्तित्व जो है वो अलग बना हुआ है। जी। मैं ये सर हमारा अगला सवाल ये है कि आपने जिन बड़े लोगों का नाम लिया जो जिनसे आपका सीधे तवर्रुफ था, जिनसे आपने सीधे मुलाकात की थी, जिनसे बात की थी या जिनके साथ कुछ समय बिताया था, बड़े संपादकों का, बड़े लेखकों का, राही मासूम रजा साहब से लेके शहरयार साहब से लेके रघुवीर सहाय जी से लेके, और आपने एक आपके समय का जो दौर था, जो आज के समय का साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत है, इन दोनों में मौलिक रूप से आप क्या अंतर देखते हैं? मुझे उतनी समरसता, उतनी सहृदयता, उतना सामंजस्य और उतना उत्कृष्ट लेखन
कम से कम मुझे आज के समय में नहीं दिखाई पड़ता है। आप इस बदलाव के लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? और क्या इसका भविष्य क्या हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो बाज़ार का दबाव बहुत है, बाज़ार। जी। अ, और मैं बताऊँ आपको कि मैंने जब कहानी लिखना शुरू किया था, उसके लगभग 10 साल के बाद मेरा जॉइंट कहानी संग्रह पंकज बिष्ट के साथ वो छपा जी। था, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद भी अकेला मेरा कहानियों का संग्रह नहीं आया, पंकज बिष्ट के साथ आया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जिस तरह के एक बंधन जो अच्छे थे बंधन, कि आपको 10 साल तक ये सिद्ध करना है कि आप अच्छा लिख सकते हैं, तभी आपका संग्रह छपेगा, है ना? आज तो आप 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कभी भी छपवाइए, संग्रह आपके छपेंगे। उस ज़माने में कोई अच्छी किताब छपती थी, हम सबको पता होता था, हम सबको पता होता था। हाँ, ये किताब छप रही है, यहाँ से आने वाली है, हम सब उसको जाके लेते थे, पढ़ते थे। अब आज जो है वो 5,000 किताबें रोज़ छप रही हैं। अब 5,000 किताबें रोज़ छप रही हैं, अब आप कौन-सी किताब किसकी है, कैसी है, क्या है, कहाँ जा रही हैं, ये बिक रही हैं, ज़रूर बिक रही हैं, लोग छाप क्यों रहे हैं इसको, अगर बिक नहीं रही हैं। तो एक तरह से जो गंभीरता और एक तरह से जो एक किसी मायने में एक संघर्ष अ, और एक था और फिर ये था कि जो आप उस तरह से इन लोगों से कुछ लिखवानी जैसे आपने कोई कहानी की किताब ली, आप किसी से आज जाइए समीक्षा लिखवा दीजिए। उस समय बड़े साहित्यकारों से समीक्षा लिखवाना असंभव था। वो आपको एक लाइन लिख के नहीं देंगे, जब तक वो बहुत अच्छी तरह से पक्की बात उनको नहीं पता चल गई कि अच्छा लिखा है आपने। तो ये अंतर था। अब सहाय जी थे, सहाय जी एक-एक शब्द को लेकर के, एक-एक लाइन को लेकर के एक बार मैं कहीं गया यात्रा करने के लिए लौट के आया तो मैंने सहाय जी से कहा कि मैं उसके ऊपर लिख दूँ दिनमान के लिए। तो कहने लगे ईमानदारी से एक बात ये बताइए कि वहाँ जाने से पहले क्या आपने ये सोचा था कि आप दिनमान के लिए लिखेंगे इस यात्रा पर? तो मैंने कहा नहीं। तो अगर नहीं सोचा था तो मत लिखिए, मत लिखिए। जबकि मैं दिनमान का रेगुलर वो था, मतलब लिखता था और उनके लिए रिपोर्टिंग भी करता था। मैंने जी। उनके लिए 3-4 दंगों की रिपोर्टिंग की। हुँ। कई दंगों में गया हूँ मैं उनकी रिपोर्टिंग करने, है ना? तो क्या है कि एक जो गंभीरता रही, उसमें थोड़ी-सी कमी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज अच्छा लेखन नहीं हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा है लेखन। लेकिन ये है कि जो चीज़ें जो हैं वो बहुत बल्क में आ जाती हैं, वहाँ से चुनना भी मुश्किल होता है थोड़ा-सा। और ये भी होता है कि अ, हर आदमी को ये लगता है कि अब बस सफल हो गए, सफल हो गए, सफलता, सफलता, सफलता। उस ज़माने में सफलता के लिए कोई इतना नहीं सोचता था, सफलता के लिए इतना नहीं सोचता था। ठीक है, अपना लिख रहे हैं यार, हमारा यही काम है यार, अच्छा लग रहा है लिख रहे हैं, 2-4 दोस्त हैं, छोटी पत्रिकाएँ छप गई, हो गया। तो ये अंतर। एक सवाल तो हमारा बीच का रह ही गया कि क्या मैंने ये पूछा था कि आपके जीवन में प्रेम किस रूप में आया और कब आया? क्या चीज़? प्रेम? आपके जीवन में प्रेम, क्योंकि ओह! माँ साहब तो आपको बचपन में बता दिए थे। बचपन में देखिए उन्होंने ऐसा समझा दिया था कि ये तो तुम उधर देखना मत, सोचना मत। देखिए ऐसा है कि प्रेम तो बहुत पहले से आ गया। मतलब जब से प्रेम शब्द शायद सुना होगा, उसी समय से प्रेम जीवन में आ गया लेकिन वो वन साइडेड था। अच्छा। वन साइडेड का मतलब ये कि मैं करता था किसी दूसरे लड़की से, उसको पता नहीं होता था, ओहो! उसको बहुत पता ही नहीं चलता था। तो अगर आप इसको प्रेम मानते हैं? हुँ, हुँ, तो इस तरह का प्रेम तो बहुत शुरू से ही किया, इसमें कोई जी, कोई दो राय नहीं, है ना? हुँ, हाँ, अच्छा
तो उसके बाद जो दूसरी स्थिति पैदा हुई, देखिए वो भी बड़ी रोचक। विश्वविद्यालय में लड़कियां और लड़कों का संपर्क होता है, बहुत अच्छी बात है। लड़कियां और लड़के दोनों अपने पार्टनर जो है वो चुनते हैं, या कम से कम प्रेम करने के लिए पार्टनर चुनते हैं कि बाद में कुछ और भी हो सकता है। लेकिन आम तौर से इसमें मैं जनरलाइज़ नहीं कर रहा। हाँ, हाँ। जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि कहीं मतलब वो होता है कि लड़के का करियर क्या है, क्या पढ़ रहा है। मान लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन वो हिंदी में एमए करने जा रहा है। समझ रहे हैं आप? समझ रहा है सर। हिंदी में एमए करने जा रहा है, तो बहुत से बहुत क्या होगा, किसी इंटर कॉलेज में अध्यापक लग जाएगा। अब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली कोई लड़की इंटर कॉलेज में हिंदी के अध्यापक से दोस्ती करना चाहेगी, है या नहीं, इस बात का फैसला आप कर सकते हैं, है ना? जी। तो इस तरह से ये जो प्रेम वाला मामला है ये, अच्छा मैं नहीं कहता कि मुझे जीवन में प्रेम नहीं हुआ या नहीं हुए, है ना, बल्कि हुए कहना चाहिए, क्योंकि वो तो एक स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, और मतलब वो के इंटेंसिटी भी रही बहुत ज़्यादा। अब ये ज़रूर बात है कि वो इंटेंसिटी शायद बहुत लंबी चली नहीं, खिंची नहीं लंबी, है ना? हालात यहाँ आपका हालात हिंदी ने नुकसान कर दिया। हाँ, यहाँ हाँ। हिंदी ने नुकसान कर दिया। हिंदी ने सब सत्यानाश कर दिया। तो इस वजह से ये रहा। अच्छा, अब हालात शायद बदल गए। हमारे ज़माने में तो इंजीनियर या डॉक्टर के अलावा जो है वो और कोई पढ़ाई मानी नहीं जाती थी कि ढंग की चीज़ है ना? जी। तो उसको कोई मान्यता नहीं थी। तो ये स्थिति बनी। सर, आपकी रचनाओं में हाँ। आपकी जो रचनाएँ आपने अभी तक सृजित की हैं, जो कुछ भी लिखा है, हम जानना चाहेंगे कि उसमें आपको अगर अपनी रचनाओं में चुनना हो तो सबसे श्रेष्ठ रचना कौन-सी है, जिसको लिखने के बाद आपको लगा कि ये मैं लिखना चाहता था? एक सवाल, और दूसरा सवाल आपके पर्यटन से जुड़ा हुआ है कि जिन देशों की आपने यात्रा की है या जिन देशों को देखा है, उनमें से किस देश को आप पसंद करेंगे कि ये जगह अच्छी है, और वो अच्छी है तो क्यों? ये 2 सवाल मेरे अभी। देखिए ऐसा है कि चूँकि मैंने अलग-अलग विधाओं में लिखा है, नाटक, उपन्यास, कहानी, तो अगर आप ये पूछें कि भई कौन-सा नाटक मुझे प्रिय है, जी। किस नाटक को मैं समझता हूँ, तो नाटक मेरे दूसरे भी हैं, लेकिन चूँकि वो किसी बड़े निर्देशक ने बहुत अच्छे ढंग से नहीं किए, इसलिए उनको वो ख्याति नहीं मिल पाई, है ना? जी। देखिए नाटक का मामला बड़ा टेढ़ा है, नाटक तो मंच के लिए होता है, और जब तक जी। कोई अच्छा निर्देशक ना हो, आप कुछ भी लिख दो, बेकार है, कुछ भी लिख जी। दीजिए बेकार। तो ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि जिस लाहौर ने देखा को हबीब तनवीर जैसे डायरेक्टर मिल गए जी, जी। और उन्होंने इसको बहुत ऊपर पहुँचाया। तो ये नाटक है जो मुझे लगता है कि मुझे प्रिय है। उपन्यासों में जो पहला नहीं है, शायद तीसरा उपन्यास है, वो सात आसमान। जी, सात सात आसमान। आसमान में जिसमें अपने बचपन का ज़माना अपने वो है, उसकी जी, झलकियाँ आती हैं उसमें। जी, जी। कहानियों में ऐसा है कि कहानियाँ मैंने काफ़ी लिखी हैं, और कहानियों में ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन-सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जी, क्योंकि कहानियों में हर कहानी का अपना अलग लेवल है, जी। हर कहानी का अपना अलग अंदाज़ है, और आजकल जैसी मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ वो बिल्कुल अलग हैं,
है ना? जी, एकदम वो अलग है। पुरानी कहानियों से बिल्कुल अलग हैं। हुँ, तो अब वो अच्छी हैं या पुरानी अच्छी थी, पुरानी भी अच्छी थी, ये जो लिख रहा हूँ ये भी बुरी नहीं है, कुछ कुछ सब नहीं। तो इस तरह से है। अब पर्यटन के बारे में आपने जो सवाल पूछा है, तो पर्यटन भी मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त पैशन है, जुनून जुनून है। तो जब ट्रेनों गुज़रते हुए मैं देखा करता था या मैं देखता था कि ट्रक जा रहे हैं सड़क पर, तो ये कहाँ जा रहे हैं, कौन से शहर हैं, क्या होगा, कैसे होगा? विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो मैं ऐसी किताबें पढ़ा करता था, जो दूसरे देशों के बारे में हैं। कम से कम चित्र उनके देखता था, मुझे लगता था कैसा जीवन है ये, कौन लोग हैं, इनको देखना चाहिए, जाना चाहिए। ये तो कितना निराला है, नया है ना, कितना रोचक है। तो घूमने का एक जो था पैशन था, वो मैंने जैसे आपको बताया कि एमए करने के बाद ही मैं विश्व भ्रमण करना चाहता था, जी, लेकिन नहीं कर सका। तो इतने देशों में गया हूँ मैं और सबसे ज़्यादा मैं रहा हंगरी में। हंगरी जी, में रहा जी। मैं 5 साल। हुँ, तो हंगेरियन जो जीवन है, हंगेरियन जो लाइफ़ है, वो बहुत अलग है। वो बहुत अलग है और वो वेस्टर्न यूरोप से अलग है, वो ईस्टर्न यूरोप से भी अलग है, सेंट्रल यूरोप का देश है। बहुत सुंदर है, लोग बहुत शालीन हैं, बहुत सभ्य हैं और उनके यहाँ काफ़ी मतलब एक मानवीय जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, वो भी बहुत तो मैं तो ये मैंने किताब भी लिखी है हंगरी के ऊपर, जी, जिसका नाम रखा है स्वर्ग में 5 दिन, स्वर्ग स्वर्ग में। में 5 दिन। जी, तो मैं लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि एक आध दिन वहाँ भी जाके बिताएँ, स्वर्ग जी। में, कोई बहुत अच्छा देश है ना? तो मेरे जी, कहने पे गए भी हैं, बहुत से मित्र वहाँ गए हैं। तो लेकिन घूमने में देखिए एक बात बहुत ध्यान में रहना चाहिए कि हमेशा आदमी टूरिस्ट प्लेसेस पे ना जाए। टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। जी, जैसे ही आप टूरिस्ट प्लेस से अलग होते हैं और आप जीवन के नज़दीक जाते हैं, तो उसमें मिलना शुरू होता है जिसको कहते हैं सोशल टूरिज़्म, सोशल टूरिज़्म। तो मैंने ये सोशल टूरिज़्म किया और आपको बताऊँ मैं अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर गया मैं। तो आम तौर से पोर्ट ब्लेयर लोग जाते हैं 4 दिन, 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए। मैं वहाँ लगभग 1 महीना रहा। तो लोग मुझसे पूछते थे कि ये 1 महीने क्यों आप यहाँ रह रहे हो? क्या है यहाँ? तो 1 महीने में जो वहाँ लोगों से जान-पहचान हुई, दोस्ती हुई, उस दौरान उस समाज के बारे में वो जानने को मिला, जो वहाँ 5-6 दिन की यात्रा में नहीं मिलता। 5-6 दिन में तो आप देख लोगे सब और देख के चले आओ। मुझे 2 शब्द मिले नए, एक शब्द वहाँ बहुत चलता है जहाज़ी भाई, हुँ, जहाज़ी भाई, जी, बड़ा मज़े का शब्द है। हुँ, एक शब्द वहाँ चलता है मेनलैंड। हुँ, इंडिया में ये भारत में हम लोग नहीं बोलते मेनलैंड, हुँ, हुँ। वहाँ कह रहे हैं मेनलैंड जा रहे हैं। इंडिया नहीं कह सकते क्योंकि वो भी इंडिया है ना। जी, जी, ये नहीं कहते कि हम इंडिया जा रहे हैं, भई आप भी इंडिया में ही हो। तो वो कहते हैं मेनलैंड जा रहे हैं। तो ये 2 शब्द मिले। उसके बाद वहाँ जापानी ऑक्यूपेशन के दौरान जो करेंसी चलाई थी जापानियों ने नोट, रूपी, हुँ, 10 हुँ, रूपी नोट, गवर्नमेंट ऑफ जापान। हुँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पता चलती हैं जब आप समय दे रहे हैं और सोशल टूरिज़्म कर रहे हैं। ये ज़रूरी है। आप ये बताइए कि आपका जीवन इतना रोचक और इतना लंबा जीवन रहा जिसमें लेखन से लेके हर तरह की चीज़ें हैं, भारतीय प्रकृति है, समाज है, धार्मिक एकता है, नाटक है, पर्यटन है, सब कुछ है। मतलब जीवन की जितनी विविधता होनी चाहिए, वह सब कुछ आपको मिली। आप अपनी आत्मकथा कब लिख रहे हैं?
देखिए, आत्मकथा की बात तो भाई ये है कि आप जो लिखते हैं, मैं जो लिखता हूँ या कोई भी लेखक लिखता है, तो उसमें बहुत कुछ आत्मकथा होता है, बहुत कुछ होता है। अच्छा, तो एक मायने में तो वो आपके लेखन में आ जाती है। अच्छा, जो चीज़ें नहीं आ पाती हैं लेखन में आपके, जैसे मान लीजिए कि वो आत्मकथा में कुछ बहुत व्यक्तिगत, बहुत निजी, बहुत ही प्रेम प्रसंग टाइप चीज़ें, है ना? वो आती हैं, लोग उसको बड़े शौक से पढ़ते हैं, है ना? हुँ, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोगों को मज़ा आए, उनको बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ जिससे कि समाज को, देश को, लोगों को कुछ मिलेगा, है ना? सोचने, समझने को, देखने को, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो इसलिए उन चीज़ों को लिखने का कोई मोह नहीं है ना? जी। हाँ, बहुत से प्रसंग ज़िंदगी के कभी याद आते हैं, तो मैं उनको अलग से लिख देता हूँ। अगर उनको मिला दिया जाएगा शायद तो वो एक झलकी हो जाएगी कि जो चीज़ें जीवन में मैंने देखी, सुनी, पढ़ी, अनुभव किया, लेकिन वो किसी रचना में नहीं आ पाई, तो उनको मैंने अलग से एक संस्मरण के रूप में लिख दिया। तो इस तरह के संस्मरण हैं मेरे काफ़ी। जी, तो वो क्या पुस्तक रूप में आ रही है? हाँ, पुस्तक रूप में आ रही है, आ रही है। क्या नाम होगा? कुछ नाम सोचा है? नाम अभी तो नहीं सोचा यार, अभी नहीं सोचा। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रभावी और बहुत एक्टिव रहते हैं और आपके बहुत चाहने वाले हैं। ख़ासकर आप फ़ेसबुक पे जो कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़ा संस्मरण हो या यहाँ की छोटी आपकी लघु कथाएँ हों, जो बड़ी मारक कथाएँ आप लिखते हैं। कई कथाएँ ऐसी होती हैं कि 10 शब्दों में आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह देते हैं। अभी पिछले दिनों एक पोस्ट आपने हिंदू पुनर्जागरण और मुस्लिम पुनर्जागरण को लेके लिखा और आपने भारतीयकरण पर एक टिप्पणी लिखी। आपका जो चिंतन है, आपका जो विचारधारा का क्षेत्र है, आपकी जो समाज पर भारतीय समाज पर जो पकड़ है, उसको देखते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सारे जागरण तो आपके सामने गुज़रे हैं और जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं। आपको पुनर्जागरण का अर्थ कौन बताएगा? ये पहली बात, ये मज़ाकिया बात है। लेकिन सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, वो किस रूप में है और भारतीय समाज को जैसे हमने साहित्य की बात कही, साहित्य की बात में आपने कहा कि बहुत अच्छा आज भी लिखा जा रहा है, लेकिन बाज़ार का एक प्रभाव है, जो उसको गलत दिशा दे रहा है शायद या उसका प्रभाव उस रूप में नहीं आ रहा है, जिस रूप में आना चाहिए। मैं भारतीय समाज को लेकर आपकी क्या दृष्टि है? और जो हमारा सामाजिक, धार्मिक ताना-बाना है, वह किस दिशा में जा रहा है? उसकी परिणति क्या होगी? देश के रूप में, एक समाज के रूप में, हमें वो किस दिशा में ले जाएगा और अंत उसका क्या निकलेगा? इस बारे में मैं आपकी स्पष्ट राय चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, झूठ बोलना किसी आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। झूठ बहुत खतरनाक चीज़ है, झूठ बोलना। जी, और जब देश के लिए झूठ बोला जाए, तो वो देश के लिए बड़ा खतरनाक है। और उस झूठ को कोई आदमी झूठ कह रहा है, इस बात को कम से कम जाँचना चाहिए। मगर मानना नहीं है, मानने की बात छोड़िए आप, जाँचना चाहिए कि भई ये आदमी क्यों कह रहा है कि ये झूठ है? ज़रा इसको जाँचो, इसको परखो। कई जगह पर मैंने लिखा भी है और लोगों ने उसको नापसंद भी किया है कि हमारे देश में, है ना? जी, विशेष रूप से हिंदी प्रदेशों में बड़ी भयानक समस्याएँ हैं, बड़ी भयानक समस्याएँ हैं। और ये समस्याएँ जो हैं वो क्यों हैं, इसका हम विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि गैर हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, उनकी तुलना में हिंदी क्षेत्र में ऐसा क्यों है? ऐसा क्या बात है? किस लिए?
कि जितनी भी हम देखते हैं कि हिंसा है, जड़ता है, अंधविश्वास है, उसका उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है, वो सबसे बड़ा यहाँ पर आता है। तो मुझे ये लगता है कि लेखक होने के नाते मेरा सबसे बड़ा काम ये है कि मैं अपने समाज की प्रशंसा ना करूँ, है ना? प्रशंसा जी, ना करूँ बल्कि जो कमियाँ हैं उनकी ओर संकेत करूँ। क्योंकि प्रशंसा तो बहुत लोग कर रहे हैं। प्रशंसा करने वालों की कोई कमी नहीं है हमारे देश में और आत्म प्रशंसा करना बड़ा आसान काम है ना? ये जी, कहना कि हम विश्व गुरु हैं, है ना? बड़ा आसान है। ये कहना कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, बहुत आसान है। कोई पूछने नहीं जा रहा कि कैसे, है ना? तो जी, वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात होती है ना? लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अपने समाज से अगर आपको प्रेम है और आप चाहते हैं कि आप समाज आगे बढ़े, आप चाहते हैं कि आपके समाज में लोगों की स्थिति बेहतर बने, आप ये समझते हैं कि जनहित में काम हो, एक जो है वो ऐसी व्यवस्था बने, जो व्यवस्था सबकी चिंता करे, एक वेलफेयर सोसाइटी बने, है ना? जी, मोटी बात है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दर्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि वेलफेयर सोसाइटी बने, एक ऐसा समाज बने जहाँ सबका कल्याण हो। इसके लिए भी आपको सच बोलना पड़ेगा, सच नहीं बोलेंगे आप तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप झूठ के फेर में रहेंगे ना, झूठ के फेर में रहेंगे तो झूठ में ही उलझे रहेंगे। तो साहित्यकार का काम ये है कि वो अपने समाज और जीवन की उस सच्चाई को सामने लाए, उसके लिए वो प्रताड़ित होगा, उसके लिए लोग नापसंद करेंगे उसको। और मैं जो सवाल पूछता हूँ, वो सवाल इसीलिए पूछता हूँ कि उन सवालों पर खुल कर के बात होनी चाहिए या कम से कम मेरे अंदर जो शंकाएँ हैं वो दूर हो जाएँ, है ना? मुझे लग जाए। अब देखिए कि हमने बहुत से कॉन्सेप्ट जो है वो बाहर से ले लिए। आधुनिकता, आधुनिकता शब्द का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, कहाँ हुआ आधुनिकता जी, शब्द का जन्म? हद ये है कि डेमोक्रेसी का जन्म कहाँ हुआ? डेमोक्रेसी शब्द कहाँ से आया? हमने एक्सप्लोर नहीं किया। हमारे अंदर भारत में जो डेमोक्रेसी थी या हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रहे, उनको रिवाइव करने के बजाय हमने विदेश से में क्या एक शब्द ले लिया और हमने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी। हम आधुनिक हैं, हम उत्तर आधुनिक हैं। हम जो है वो उत्तर से भी उत्तर आधुनिक हैं। हम जो है वो रेनेसाँ हो गया है हमारे यहाँ, पुनर्जागरण हो गया। जागरण तो हो चुका था पुराना, अब पुनर्जागरण हुआ। तो वो मैंने पूछा है कि भई मुसलमानों के संदर्भ में मुझे बताओ कि इनका जागरण कब हुआ पहली बात, है ना? और अब जो कह रहे हो पुनर्जागरण वो कब हुआ है पुनर्जागरण? क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो क्या आप इसको पुनर्जागरण कहोगे? है ना? जी, क्या अगर ये है कि धर्मांधता बढ़ रही है तो आप इसको पुनर्जागरण कहोगे? क्या अगर दंगे हो रहे हैं तो आप पुनर्जागरण इसको कहोगे? है ना? किस रूप में? अब आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये भी था और वो भी था, है ना? तो ये भी था और वो भी था, पुनर्जागरण नहीं है। पुनर्जागरण का मतलब ये है कि आपका जो पूरा समाज है, वो एक बढ़िया दिशा ले रहा है, एक बेहतर दिशा ले रहा है ना? वो होगा। इक्के-दुक्के लोग क्या कह रहे हैं, इससे आप पूरे समाज के पुनर्जागरण की बात कर रहे हो, ये मेरी समझ में तो आती नहीं। भई समझा सकते हैं आप लोग, है ना? लेकिन ये कि वो देखने की बात। इसी तरह से और से बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। देखिए प्रेमचंद ने गोदान में डेमोक्रेसी को लेके काफ़ी डिस्कस किया और आपको मालूम है कि आज़ादी से पहले बड़ी चर्चा हो रही थी कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी हो, लेकिन हमने बड़ा ईज़ी रास्ता निकाल लिया कि जैसी वेस्ट में होती है, हर आदमी को एक वोट दे दो, वो हो गई डेमोक्रेसी हो गया।
है ना? हमने ये नहीं सोचा कि वेस्ट की डेमोक्रेसी जो है वो 200 साल में अर्जित हुई है। उस अर्जित होने में उन्होंने पूरे देश को पढ़ाया है, पूरा देश साक्षर हुआ है ना? हम पूरे देश को साक्षर तो कर नहीं रहे हैं, हम उसको डेमोक्रेसी दे रहे हैं, है ना सर? जी। तो क्या ये छल है? ये इसको क्या मानेंगे आप? इसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ लोग मान लें बात को, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर अगर आप बात करना चाहो तो बहुत अच्छा होगा, देश के हित में होगा, है ना? विकास का मुद्दा, विकास क्या है भाई? कहीं मैंने लिखा था फेसबुक के ऊपर कि विकास जो है वो एक चांदी की नाली है, चांदी की नाली है जिसको एक तरफ से बनाया और दूसरी तरफ से खोदा जाता है। एक तरफ से बन रही, दूसरी तरफ से खोदी, बिक रही विकास है। तो इस तरह की बुनियादी बातें जो हैं वो उनके ऊपर हमारे यहाँ बातचीत नहीं होती है सर। तो ये मैं फेसबुक के माध्यम से, हालांकि मैं अभी तक नहीं मानता फेसबुक का माध्यम कोई सीरियस माध्यम है, क्योंकि आप सीरियस बात करोगे तो फेसबुक के ऊपर 10 लोग आके सिर्फ नाम मुसलमान है तो वो कोई इस्लामी चुटकी लेना चाहेंगे, वो जी देखो जी मुसलमान जी ऐसा करते हैं। अरे भाई मैंने ठेका लिया है यार पूरी दुनिया के मुसलमानों का, मैंने पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिया। जो मुझसे आप कह रहे हो बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं। मुसलमानों के बारे में तो मेरी राय ये है कि इन्होंने अपने अहित के अलावा और सब कुछ किया है, अपना अहित ही करते रहे, अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं। भारतीय मुसलमानों के बारे में मेरी राय है कि इन्होंने केवल अपना अहित किया है, अहित किया है, इतना हित नहीं किया। नहीं तो उनको क्या करना चाहिए? आपको, आपकी राय में, अगर आपकी राय हो तो भारतीय मुसलमानों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पढ़ना चाहिए, सबसे पहले इनको पढ़ना चाहिए। आप देखिए कि 100 साल या 150 साल में दूसरा सर सैयद पैदा नहीं कर पाए मुसलमान, दूसरा सर सैयद पैदा नहीं कर पाए। ये हिंदुओं की तुलना में 100 साल पीछे है शिक्षा में, कम से कम 100 साल। तो जो 100 साल पीछे होंगे शिक्षा में, वो निश्चित रूप से उनके अंदर समस्याएं तो होंगी होंगी, बहुत भयानक भयानक होंगी। और अभी भी आप देखोगे कि शिक्षा के लिए कोई आंदोलन, कोई जागरूकता, बड़े प्रयास दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई तो नहीं पड़ते। थोड़ा बहुत है, जरूर है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कि कोई आंदोलन हो। उसके बाद समाज सुधार के आंदोलन तो हमारे देश में है ही नहीं, हिंदी रीजन में भी नहीं है, मतलब किसी कम्युनिटी में नहीं है, मैं जिनको जानता हूँ। अपने अपने समाजों को लेके किसी तरह की जागरूकता कि भाई हम ये काम करते हैं, ये काम हमको अब सामाजिक रूप से, अब ये काम पहले हम करते थे, अब हमको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। कोई नहीं सोच रहा कि नहीं, जो हमारे पुरखे करते थे हम करते चले जा रहे हैं, वही करो। उससे गंदगी बढ़ रही है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, उससे हवा खराब हो रही है, उससे जमीन खराब हो रही है, उससे कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं, करते चले जाओ। तो ये कोई मतलब देश के हित में है, समाज के हित में ऐसा नहीं। अभी इन दिनों क्या कर रहे हैं सर? आप क्या लिख पढ़ रहे हैं? देखिए इन दिनों एक नाटक में मैं काम कर रहा हूँ, एक ग्रीक, एक कॉमेडी थी, ग्रीक कॉमेडी। उस ग्रीक कॉमेडी के जो बुनियादी प्रस्थान बिंदु है, उसको लेकर के उसको मैंने एक सीरियस नाटक बनाया है ना। जी। प्रस्थान बिंदु को तो लिया है, लेकिन प्रस्थान बिंदु के बाद वो एक गंभीर नाटक के रूप में विकसित हुआ है। तो अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये काम चल रहा है। तो और उसके बाद छुट-पुट लिखने का तो वही है। फिर ये स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं, ये जो फ़िल्म बना रहे हैं ना राजकुमार संतोषी, जी। गोडसे@गांधी.com पे भी उन्होंने शूट कर लिया है।
जी, तो जी। वो रिलीज होगी। तो ये है। बहुत अब जैसे वो मेरा बहुत जो नाटक आपने पढ़ा होगा गोडसे गांधी वाला, जी, जी। जी, जी। गांधी मतलब उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए ना कि गांधी को गोली मारी जाती है, वो बच जाते जी। हैं, जी, बच जी। जाते हैं। हुँ। तो गांधी के गोडसे से संवाद है कि तुमने जब मेरे ऊपर गोली चलाई तो कुछ लोग तुमसे प्रेम करने लगे और कुछ लोग घृणा करने लगे, जी। प्रेम और घृणा, लेकिन किसी ने तुमसे संवाद नहीं किया। मैं तुमसे संवाद करना चाहता हूँ, है ना? जी। तो जो रास्ता निकलता है वो संवाद से निकलेगा। रास्ता ना तो घृणा से निकलेगा और ना रास्ता जो है वो प्रेम से निकलेगा, इस तरह के, है ना? जी। हमारे देश में संवाद नहीं है, संवाद बहुत कम है, संवाद नहीं है। लोगों को आप सजा दे देते हो, लोगों को इनाम दे देते हो, संवाद नहीं करते हो, है ना? ये बात है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपकी बातें, आपके जीवन, आपके लेखन की ही तरह से बहुत ही रोचक हैं, रोमांचक हैं। हमारी शुभकामना है कि आपकी किताबें और उन पर आपकी कहानियों, आपके नाटकों पर बनने वाली फ़िल्में खूब सारा व्यवसाय करें, सुपर-डुपर हिट हों, ताकि यह देश और समाज एक दिशा प्राप्त कर सके। मैं बहुत-बहुत साहित्य तक के श्रोताओं को अगले हफ्ते फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें बहुत और वजाहत साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। बहुत आभार आपका, आपने ये मौका दिया बात करने का, जो एक बहुत बड़ी बात है, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत आभार।